हेलो, नमस्ते अवनीता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आपको, आपके परिवार में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसा है, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई मतलब इस लाइन से इस तरफ आने में कैसा फील हो रहा है, कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा है, क्या लग रहा है आपको? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अब भी यकीन नहीं हो रहा कैसा लग रहा है, मैं तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। कल तो पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हम सब 4-4 5-5 बजे सोए एएम, और उसके बाद फिर मतलब यही फोन कॉल्स चल रहे हैं, और अब भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये हो गया। मतलब दिस हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी टायरसम जर्नी फॉर मी। तो इट्स वेरी सरियल, इट्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन। आ रहे कॉल दूसरे दूर दराज के जी रिश्तेदारों जी। के कि हमें तो बचपन से पता था ये तो कर ही लेगी। जी जी। ऐसे बात। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या मोटिवेशन रही कि आपने सिविल सर्विसेज की तरफ में जाने का सोचा? क्या रहा आपका कारण, क्या रहा? जी। जी, मेरे दादाजी, मेरे पापा, सभी का सपना था ये, और मुझे भी बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन जब मैं क्लास 7th में थी, तो मेरी मौसेरी बहन, मेरी मौसी की बेटी, उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया। शी इज़ 2011 बैच आईपीएस ऑफिसर। तो जब उनका क्रैक हुआ, तो फिर उसके बाद मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिटेल में मालूम चला। उसके पहले तक तो सिर्फ़ ऐसे ही सुना था। तो तब लगा कि हाँ यार, ये डूएबल है, और मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसको हासिल की जा सकती है। फिर उसके बाद मैंने उससे भी बहुत हेल्प ली, दीदी, जीजू दोनों से, और पापा, सबका सब, मम्मी-पापा का कांस्टेंट सपोर्ट था। सबने बताया एग्ज़ाम के बारे में। प्रिपरेशन तो कॉलेज के दिनों से हल्की-फुल्की की, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद ही प्रॉपर करी। पर इंस्पिरेशन क्लास 7th से, वहीं से ड्रॉ हो गया था। वाह, ये काफी अच्छी चीज है कि आपने बहुत अर्ली फेज से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस लाइन में जाना है। तो मतलब अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में, ये तो आपने बताया कि आपने कब से डिसाइड किया, सोचा। यूपीएससी की जर्नी के बारे में कि आपको प्रीलिम्स में, मेंस में क्या डिफिकल्टीज आई, कैसे आपने प्रिपेयर किया, एक बार थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस मिल जाएगी, एक बार जरूर बताया आप अपनी जर्नी के बारे सर एक्चुअली मेरे लिए ये डिफिकल्ट जर्नी, मतलब ये जर्नी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, बिकॉज दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली क्लियर्ड प्रीलिम्स। सो आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट 3 टाइम, सो दैट वाज द ओनली हर्डल। एंड अभी भी मेरे को बस यही डर लग रहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे फिर प्रीलिम्स देना पड़ेगा, और हो सकता है वो फिर से ना हो। ये 4th अटेम्प्ट था, सो देयर वाज अ वेरी हाई चांस कि बच्चे 2 बार भी नहीं होता। तो में। इसलिए वो एक बहुत बड़ा। डिसाइडेड आपके लिए बेस्ट है ना, कहते हैं बेस्ट बेस्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट डिसाइडेड। जी। अच्छा, तो आपने क्योंकि बात छेड़ी दी दोबारा से प्रीलिम्स, तो एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है कि भाई प्रीलिम्स और जो मेंस की तैयारी है, क्या ये सेग्रीगेटेड है या फिर इंटीग्रेटेड? मैं तो भाई कह के थक चुका हूँ बच्चों को कि एक साथ ये करनी चाहिए, जी। लेकिन आप सुनेंगे नहीं। तो एक बार आप जरूर बताइए इसके बारे में। जी। जी, मैं तो यही कहूँगी इंटीग्रेटेड है, और जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तब भी ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग से मतलब जैसे जब हमने भी स्टार्ट की थी तैयारी, मेरी तो 2020 से चल रही है, यही मई अप्रैल मई से। तो बड़ी दिलचस्पी होती है शुरू में कि अरे इंटरव्यू में क्या होता है? अरे इसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा वो लास्ट स्टेज की चिंता होती है। लेकिन फोकस करना होता है प्री और मेंस में, क्योंकि यही मेन है, स्पेशली प्री। क्योंकि प्री अगर निकल गया तो ऐसा कहते हैं कि जिस साल आपका प्री निकलता है वो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाँ। प्रीलिम्स ऐसा स्क्रीनिंग स्टेज होता है कि वो अच्छे अच्छों को भी निकाल देता है, चाहे आपने कितने भी साल की तैयारी की हो। लोग इंटरव्यू दे के भी अगला प्री नहीं कर पाते हैं क्लियर। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि इंटीग्रेटेड तैयारी रखें, और इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से अपने आंख कान खुले रखें, आसपास जो चल रहा है सब सुनते रहें। न्यूज़पेपर हो, लोगों की बातें हो, लेक्चर्स हो, जिससे मैं स्टडी आईक्यू के भी, जैसे यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे देखा करती थी। और मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती थी, किसी टॉपिक पे कोई डाउट है तुरंत यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल करो, आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो अपने आंख कान खुले रखो। एक बुक से, एक कोचिंग से बंद जाना वो सही नहीं है हर तरफ। तो इंटीग्रेटेड का ये मतलब यही है कि आपको होलिस्टिक रखना है, और उसमें ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से आप मेंस भी कर रहे हो, थोड़े टेस्ट लगा रहे हो, प्री भी कर रहे हो, उसके भी टेस्ट लगा रहे हो, तो वो होलिस्टिक हो गया। फिर आप 3-4 महीने पहले, जिसका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है, तो आपको तो 4 महीने देने चाहिए मिनिमम प्रीलिम्स को। फिर थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते मैं कहूंगी फिर आप 2 ढाई महीने तक भी दे सकते हैं। मत दे सकते हैं। तो इट मीन्स कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन राउंड है। बिल्कुल। हमेशा तैयारी मेंस की करके रखना चाहिए, जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर हो बिल्कुल बाहर की तरफ में सिलेक्शन लेकर ही आना है। हाँ, एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक और डाउट जो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए कि ऑप्शनल को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या मुझे स्कोरिंग लेना चाहिए, मार्केट में जो टॉप है उसका लेना चाहिए, या फिर क्या आपका क्या बेसिस था ऑप्शनल को डिसाइड करने का, और उसमें कैसे आपने मतलब कैसे आगे बढ़े और कैसे स्कोर किया उसमें इतना अच्छा? जी सर।
सर तो ऑप्शनल का तो है, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। और हिस्ट्री ऑप्शनल, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अभी मार्क्स नहीं आए, तो मैं कह नहीं सकती कितना आया, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक गया था। तो मेरे लिए हिस्ट्री बहुत नेचुरल चॉइस थी। तो मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की हूँ, तो मैंने 11th-12th में भी हिस्ट्री पढ़ी, और मैंने ऑनर्स इन हिस्ट्री किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा लोरेटो कॉलेज से। और उसके बाद द मास्टर्स भी अभी चल रहा है मेरा हिस्ट्री में। तो मेरा वही बैकग्राउंड था, तो वो मेरे लिए नेचुरल चॉइस थी। तो बीच में मुझे भी ऐसे आई कि पबैड ज्यादा स्कोरिंग है, एंथ्रो बहुत स्कोरिंग है आजकल, एंथ्रो हिस्ट्री तो रिलेटेड एंथ्रो ले लो। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए तो नेचुरल चॉइस है हिस्ट्री, एंड आई हैव गॉट एन एज इन हिस्ट्री, तो आई वोंट गिव दैट अप फॉर अ र्यूमर कि इसमें ज्यादा आ रहे हैं उसमें ज्यादा। तो मैं बाकियों को भी ये कहूंगी, अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, किसी एक सब्जेक्ट का है, तो आप उससे स्टिक करें, क्योंकि ये सब बातें हैं। मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि अगर किसी स्कोरिंग ज्यादा है कोई पेपर, तो बाकियों को कॉम्पेंसेट करते हैं। अब मैथ्स जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। मैथ्स वगैरह में कहते हैं बहुत अच्छे आ जाते हैं, पर अदरवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग, आई बिलीव। और जैसे अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है किसी का, तो उनके लिए बेस्ट तरीका ऑप्शनल चूज करने का यही है कि जब आप आ रहे हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग अवेलेबल है वहां पे और वो लेना चाहते हो तो ठीक है। ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं तो आप एक एक बुक्स खरीद लें, उन 2-3-4 जिसमें भी आपको डाउट है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखें, कुछ प्रीवियस ईयर देखें कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं। जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है वो ले। मेरे हिसाब से ऑप्शनल को चयन कर लेना चाहिए। और एक इसमें बस बहुत इंपॉर्टेंट एक मेरे पास एक एडवाइस है, क्योंकि मुझे भी किसी ने दी थी। लोग क्या करते हैं ना, प्री क्लियर हो गया, फिर सोचते हैं कि यार ऑप्शनल चेंज कर लें क्या, फटाफट हो जाएगा, अभी तो 3 महीने कर ले। या फिर एकदम प्रीलिम से पहले भी सोच रहे हैं कि ऑप्शनल चेंज कर ले, जो भी। तो आप ये अभी इस समय किसी को ऑप्शनल चेंज करना है तो कर ले, अगले अटेम्प्ट के लिए 26 वाले, और 25 के लिए आप चेंज ना करें। तो आपके कम से कम 1 साल होना चाहिए अगर आपको ऑप्शनल चेंज करने जैसा ख्याल आ रहा है तो। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और ये सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस भी है जो बच्चों को मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में, वो हवाई वाली एडवाइस की जगह पे। ये बहुत अच्छा है, आपने सही बताया। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आपकी ये यूपीएससी जर्नी रही, इसमें कंसिस्टेंट मोटिवेशन क्या थी? मतलब डिमोटिवेशन हर किसी को होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान कहे कि मेरे पास में हमेशा मोटिवेशन रही। तो आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या थी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर इंटरनल मोटिवेशन। एक बार जरूर बताइए। जी, इस पे मैं बात करूंगी यही कि मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तक तो मेरे भी एक्सटर्नल सोर्सेज ही थे ज्यादा, वीडियो देख ली और खुश हो गए, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं। बट लेटली आई हैव रियलाइज्ड कि मतलब वो बहुत ही टेम्पररी होता है, और वो मतलब बस ऐसे ही होता है, व्यूज के लिए होता है, उसका ज्यादा मतलब नहीं होता वो मोटिवेशनल वीडियोस का। अगर स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं तो बात अलग है, उसको एक्चुअली इम्बाइब कर रहे हैं तो बात अलग है। बाकी एक्चुअल मोटिवेशन इंटरनल होता है। तो मेरा मोटिवेशन तो मेरी फैमिली है, हमेशा से वही थी। और जैसे 4 बार नहीं हुआ, 3 बार प्री नहीं हुआ, फेलियर्स ही थे। मतलब माय लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ फेलियर्स। पर उन लोगों ने, उनका तो मतलब बिल्कुल भी उनका विश्वास कभी नहीं ऐसा हुआ कि डगमग हुआ कि नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, नहीं होता है, इस एग्जाम में लगता है टाइम। और एक उन्होंने ये भी ओपन दे रखा था मुझे, ओपन छूट, कि अगर आपको किसी भी टाइम छोड़ना है और कुछ और करना है तो उसके लिए भी है, हम उसमें भी आपके साथ हैं, आप देख लो। तो ये मेरा भी मोटिवेशन था और उनका भी कांस्टेंट था कि हो जाएगा। तो वो करते रहे दिन रात। जब भी सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग रहा, आई वाज लकी इनफ। तो जब भी बुरा लगा तो मम्मी पापा के पास बैठ लिए, रो लिए, अपना थोड़ा उनके साथ बातचीत कर ली, तो वो लोग खुश हो गए। मतलब उन्होंने दे यूज्ड टू चीयर मी अप एवरी नाउ एंड देन। आई हैव लिटिल सिस्टर, तो वो मुझे कहती थी चलो घूमने चलते हैं कहीं, कॉफी पी के आते हैं, अच्छा लगेगा। तो कुछ भी ऐसा, मतलब घर में ही था मेरा पूरा मोटिवेशन। तो माय फैमिली हैज बीन देयर थ्रू आउट। ये काफी अच्छा आपने बताया कि मोटिवेशन एक तो इंटरनल है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको कॉन्स्टेंटली आपके फैमिली का सपोर्ट रहा, उनके साथ में आपने भी बातें शेयर करी। अच्छा, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी, जैसे आपने बताया कि प्रीलिम्स में ही निकल रहा था और डायरेक्ट सीधा आपका इंटरव्यू, फिर उसके बाद सिलेक्शन, और वो भी इतनी अच्छी रैंक। मतलब आप वो जो कहते हैं ना कि अच्छे मार्क्स आए, भाई अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये क्या था? मतलब क्योंकि देखो, हर कोई कहता है कि कभी भी हमें मन के आ रहे मन के जीते जीत है, कभी हम फ्रस्ट्रेट हो। कंसिस्टेंटली आप अगर 3 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, और एक ही स्टेज से हम बाहर हो जा रहे हैं, तो ये हमें अंदर से तोड़ देता है। तो ये क्या था कि आप कैसे खुद को अपने कंटिन्यूअसली आगे की तरफ पुश किया? ये कैसे किया आपने? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी ने ही सिखाया
कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं हुआ था तो ठीक है, ऐसा था कि चलो हो सकता है अंडर प्रिपेयर्ड हो, किसका ही होता है एक बार में, ऐसा करके मूव ऑन हो गए। सेकंड नहीं हुआ तो थोड़ा रोना वगैरह आया। थर्ड नहीं हुआ, सो दैट वाज माय ब्रेक डाउन, दैट वाज द रॉक बॉटम ऑफ माय लाइफ। तब ऐसा लगा था और एंड आई डिड नॉट हैव एनी बैकअप बाय देन। मैं डिस्टेंस से मास्टर्स कर रही थी जब तभी स्टार्ट किया था, तो उसका ऐसा था कि ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब ऐसा था कि इसमें जॉब तो नहीं मिलेगी कुछ। तो उस वक्त ऐसा लगा कि एक प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं क्या, मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मेरे पास क्या है, नॉलेज है नहीं है, उस चीज को मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो वो एक था। तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि आई शुड हैव हैड अ बैकअप। अगर एक छोटा मोटा बैकअप होता, कई लोगों को लगता है कि फ्री माइंड से तैयारी करना चाहिए, नो बैकअप्स। आप बिल्कुल करो, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैकअप प्रिपेयर कर लो, इवन इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्निकल डिग्री से। अगर जैसे कोई लॉ कर रहा है तो उसके पास एक ऑलवेज दे हैव एन ऑप्शन टू गो बैक टू द लॉ डिग्री। उसके अलावा आप एमटेक कर रहे हो, एमटेक कर सकते हो, या फिर एमए और भी किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से एमए एमकॉम। तो कुछ एक थोड़ा सा बैकअप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर टीचिंग कई लोग को पसंद होती है तो वैसे कर ले। तो उसके बाद मैंने बैकअप की तैयारी स्टार्ट की। थर्ड अटेम्प्ट जब थर्ड प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विस, और उसमें मुझे सफलताएं मिली। मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे मोटिवेशन बना रहा कि नहीं यार, अब ये क्लियर हो रहा है तो यूपीएससी को भी एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, सपना तो यही था। तो फिर ये अटेम्प्ट दिया और लकीली इस बार हो गया। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही लकीली, मतलब ये मेहनत है आपकी। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि कितनी खुशी हो रही है इस चीज को, आपने जिस चीज को अचीव किया है। लोग मतलब मेहनत करते रह जाते हैं, और कभी हम इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते हैं, और इस चीज को आपने अचीव किया है, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखो वो प्लान बी वाले ऑप्शन का आंसर दे ही दिया। ये सबके मन में होता है कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने बता दिया कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट तक जी ठीक है, उसके बाद में होना आप दे चाहिए। दीजिए, उसके बाद आपका होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि आपसे मैं जानना चाहूंगा, स्टडी आईक्यू ने आपकी इस यूपीएससी की जर्नी में क्या हेल्प करी, कैसे, किस स्टेज पर आपको हेल्प करी, थोड़ा सा ये जरूर गाइड करिए। जी जी, स्टडी आईक्यू के जो वीडियोस हैं वो तो मैं प्रिपरेशन के बहुत ही बिगिनिंग से देखा करती थी। और मतलब जैसे वर्ल्ड अफेयर्स हो चाहे, और अपने डेली करंट अफेयर्स हो, या फिर जो वो आते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई नया बिल आया है, उस पे जो एक्सप्लेनेशन हो, मतलब लगभग सभी फैकल्टी मेंबर के इंक्लूडिंग आपके मैंने सबके वीडियोस देख रखे हैं और नोट्स भी लिए हैं उससे। तो स्टडी आईक्यू हैज बीन ऑफ इमेंस हेल्प। और स्टडी आईक्यू के फ्री इनिशिएटिव्स जो है, विच आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे हर छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग। तो स्टडी आईक्यू इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दिस रिगार्ड, क्योंकि बहुत सारा इसका मटेरियल फ्री है। और इसके अलावा मॉक में मैंने स्टडी आईक्यू के साथ एक मॉक दिया था सेंटर पे दिल्ली में। जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सही में मैं शब्दों में बयां, बार बार मैं ये कहूंगा, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। कई बार ऐसा लगता है ना कि जब सामने कोई निकाल लेता है तो ऐसा लगता है हमारी भी उसमें सक्सेस हो गई है, हम भी उस चीज को क्लियर कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप काफी ज्यादा बिजी हैं। शाम नहीं, सुबह सोए थे आप सभी के सभी। अभी भी कॉन्टिन्यूसली फोन आ ही रहे होंगे। वो वाला मैं डायलॉग बोलता हूँ ना, चाचा के, बुआ की बेटी की, नानी की पोती की, बेटी कहेगी कि अरे तुम तो मेरी सबसे क्लोज रिलेटिव हो। तो ऐसा आएगा। तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो उसके अंदर में आप बच्चों को क्या मोटिवेशन या फिर क्या गाइडेंस या टिप्स देना चाहिए कि अगले एक महीने उनको क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने फेस किया है और उसमें आपने फेलियर भी देखा है और सक्सेस भी देखी है। तो एक बार जरूर बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो मैं यही कहूंगी, एक 5 पॉइंट रूल मैंने अपने खुद के लिए बनाया था खुद से। तो वो चीज मैं बता सकती हूँ प्रीलिम्स के लिए, तो अगर किसी को हेल्प करी तो वो 5 पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए ही हैं डेडिकेटेड। वो ये हैं, पॉइंट नंबर 1 इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स। मतलब अभी भी मेरे मैं ज्यादा पढ़ नहीं पा रही थी रिजल्ट की एंक्शियसनेस की वजह से, पर पीवाईक्यूज मैं देख रही थी क्योंकि एक वही है जो कि ऑथेंटिक है। तो वो चीज अपने टेबल पे रखें सब, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कुछ भी, आई वुड से हार्ड कॉपी, और उसको देखें। टेस्ट की तरह नहीं देखें बल्कि स्टडी मटेरियल की तरह देखें, एक एक लाइन बाय लाइन जाए, पॉइंट बाय पॉइंट, ऑप्शन बाय ऑप्शन, तो वो बहुत हेल्प करेगा। ईयर आफ्टर ईयर वो पैटर्न है। तो 1 इज पीवाईक्यू। सेकंड वुड बी स्टैटिक। तो एज वी हैव सीन द ट्रेंड्स, स्टैटिक हैज रिमेन स्टैटिक, और करंट तो थोड़ा डायनामिक है, चेंज होता है, बहुत अजीब पैटर्न्स हो जाते हैं कभी कभी। तो स्टैटिक इज द सेकंड पिलर। थर्ड पिलर स्टैटिक के लिए बेसिक सोर्सेज, आई वुड से वही जो सब पढ़ते हैं।
थर्ड वुड बी करंट, तो करंट के लिए कोई भी कंपाइलेशन उठाए, ऑल ऑफ देम आर वंडरफुल। एंड फोर्थ वन वुड बी सीसैट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेटली इट हैज बीन इग्नोर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने खुद सीसैट सफर किया है। सेकंड अटेम्प्ट जो प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसमें आई गॉट 120 in GS and I could not clear CSAT by 1 mark. So CSAT वाली ट्रेजेडी मेरे साथ भी हुई है। तो आई वुड से CSAT पे फोकस करें, वीडियोस वीडियो लेक्चर्स देखें, चाहे PYQs लगाएं। उसके लिए सोर्स तो आई वुड अगेन से PYQs, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस PYQ। और लास्ट रहेगा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट थोड़े बहुत लगाएं, बहुत नहीं पर थोड़े बहुत फुल लेंथ लगा लें। सो ये 5 point रूल ही है जो कि मुझे इस अटेम्प्ट में काफ़ी हेल्प किया। तो यही मैं बोलना चाहूंगी। और इसके बियॉन्ड तो बस यही है, आप डिसिप्लिन रखिए, अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रखिए, घर वालों से बातचीत करते रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, और बाहर का खाना हो सके तो अवॉइड करिए क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी भी बहुत है। तो बस यही है। नहीं, ये मैं स्टूडेंट्स की तरफ से मैं थैंक यू बोलता हूँ इन टिप्स के लिए और इन गाइडेंस के लिए। मेरे को सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं मिठाई का डिब्बा भेज दूँ। इतनी खुशी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा स्टडी IQ से इंटरेक्ट करके। एक्चुअली ये भी आई वाज ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वेयर आई वाज वाचिंग द वीडियोस ऑफ द टॉपर, टेकिंग इंस्पिरेशन कि फैकल्टी मेंबर वुड टेक योर एक्सपीरियंस, वुड शेयर इट विद स्टूडेंट्स। सो आई यूज्ड टू बी दो स्टूडेंट्स जिनके साथ शेयर होता था। सो इट इज जस्ट, आई एम जस्ट स्पीचलेस। इट इज सो सरियल टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल वेयर यू गेट टू टॉक टू द एस्पिरेंट्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। आप अभी कम से कम अगले 3-4-5 दिन के बाद आपको पता चला आपने क्या कर दिया है। सीरियसली बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, आपसे स्टडी IQ की टीम आपसे मिलने के लिए आपके पास में आएगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सीरियसली आपके साथ बात करके। मैं कनेक्टेड रहूंगा, मिलते हैं, बाय। कभी भी दिल्ली में आना तो कनेक्ट करेंगे, मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना। ऑल द वेरी बेस्ट है। बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।